Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 31st March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about left wing extremism, जिसको हम लोग नक्सलिज्म या माओइज्म भी कहते हैं. उसके लिए एक डेडलाइन रखा था भारत सरकार ने उसको खत्म करने के लिए. दैट वाज 31 मार्च 2026, आज का दिन. उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है. दिस आर्टिकल इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. पहले आराम से फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड समझते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म या कम्युनिज्म के पीछे का, रादर माओइज्म के पीछे का. आराम से पहले ये समझते हैं एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. यू सी, कम्युनिज्म एक फिलॉसफी है, एक आइडियोलॉजी है, रादर विचारधारा है, जिसका लक्ष्य है क्लासलेस सोसाइटी बनाना. एक ऐसा समाज जिसमें डिवीजन ना हो, खासकर इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे कोई डिवीजन ना हो, क्लासलेस हो, मतलब सबका इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा ही हो. और उसके लिए जरूरी है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई मालिक नहीं होना चाहिए फैक्ट्री का, बाकी वर्कर्स होंगे. अगर एक आदमी या कुछ लोग मालिक होंगे तो समाज में हमेशा क्लास डिवीजन रहेगा, प्रोलेटेरिएट एंड बोर्जुआजीज के बीच में, या फिर कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स. तो इस तरीके के सेटअप को ख़त्म करके एक क्लासलेस सोसाइटी बनाया जाए जहाँ पे एवरीवन विल बी वर्कर इन द फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट विल मैनेज फैक्ट्रीज in the transition phase, and ultimately it will be managed in a collective manner. Factories will be managed in collective manner, but there will be no individual owner, a set of a group of individual owners. तो इस तरीके से एक क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाए, ये लक्ष्य है कम्युनिज्म का. और इससे क्या होगा, जब क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी तो एंड ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन. क्लास डिवीजन के कारण ही क्लास बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन होता है, जहां पे कैपिटलिस्ट वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करते हैं. इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा. दैट वाज द गोल ऑफ कम्युनिज्म. अब कम्युनिज्म की फिलॉसफी बहुत पहले से कई सारे लोग देते आ रहे हैं, कई सारे थिंकर्स फिलोसोफर्स देते आ रहे हैं, लेकिन इसको काफ़ी कंक्रीट एंड साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया कार्ल मार्क्स ने 1860s में. और जब उन्होंने एक बुक लिखी दस कैपिटल, उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म का, और उसमें उन्होंने कम्युनिज्म क्या है एग्जैक्टली समझाया और कैसे कम्युनिज्म अटेन होगा उसके बारे में उन्होंने बात की. तो आप एक शब्द में कह सकते हैं कि इट वाज कार्ल मार्क्स हु क्रिस्टलाइज्ड एंड पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म. तो कम्युनिज्म एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की कल्पना करता है. ये एक आइडियोलॉजी है जो कि इगैलिटेरियन सोसाइटी की कल्पना करता है, अ सोसाइटी वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन. अब कम्युनिज्म की फिलॉसफी जब कार्ल मार्क्स ने दी तो पूरे दुनिया भर में पॉपुलराइज हो गई, और दुनिया के अलग अलग देशों में उसको वहाँ के लोगों ने, लोकल लीडर्स ने इम्प्लीमेंट किया विथ रिस्पेक्ट टू देयर लोकल कंडीशंस. अपनी इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस अपने देश में देखते हुए वहाँ पे दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे लीडर्स ने उसको इम्प्लीमेंट किया. जैसे रसिया में कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट किया लेनिन ने, और एक नई आइडियोलॉजी एज पर द रशियन सिस्टम डेवलप हुआ, इसको कहा गया लेनिनिज्म. चाइना में इम्प्लीमेंट किया माओ जेदांग ने, और फिर चाइना के अंदर कम्युनिज्म का एक नया फ्लेवर डेवलप हुआ जिसको कहा गया है माओइज्म. अगर आप भारत में बात करें तो भारत में भी कम्युनिज्म अलग अलग तरीके से आया है. अगर हम भारत के अंदर देखें तो कम्युनिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन टू डिफरेंट वेज. एक है कम्युनिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, जैसे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से वो पावर अटेन करके फिर जो लक्ष्य है कम्युनिज्म का, क्लासलेस सोसाइटी एंड एंड ऑफ क्लास बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, वो अटेन करना चाहती हैं. लेकिन भारत के अंदर जो चाइना वाला कम्युनिज्म है, जिसको माओइज्म भी कहते हैं, उसका भी मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है. और भारत के अंदर इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं हुई विद अ मूवमेंट जिसका नाम है नक्सलबारी मूवमेंट इन 1967. तो भारत में नक्सलिज्म की शुरुआत हुई 1960 में, और वो नक्सलिज्म चाइना का जो
कम्युनिज्म है जिसको माओइज्म भी कहा गया है, उससे काफी मिलता जुलता है। देखिए, ये जो लेनिनिज्म है, माओइज्म है या नक्सलिज्म है, इन सब का लक्ष्य है वॉयलेंस करके सरकार को हटाना, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको रिमूव करना और एक इगालिटेरियन सिस्टम लाना। ये कम से कम थ्योरेटिकली इनका लक्ष्य है, क्योंकि इनका मानना है कि जो रिच लोग हैं, कैपिटलिस्ट या बॉर्जुआ क्लास है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, तो पॉलिटिकल सपोर्ट को पहले रिमूव करना ज़्यादा जरूरी है। सो चाइना के अंदर या आप रसिया के अंदर जो माओइज्म एंड लेनिनिज्म आया, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म गिवन बाय कार्ल मार्क्स। और भारत में इसी तरीके का एक रिवॉल्यूशन आया, इसको कहा गया नक्सलिज्म। नक्सलिज्म और माओइज्म के बीच का भी क्या अंतर है वो हम थोड़ा समझेंगे आगे, बट आई होप आपको बात समझ आ रही है। ये फ्लोचार्ट ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है जो इगालिटेरियन सोसाइटी, एक समाज जिसमें सब समान तरीके से जिनके साथ व्यवहार हो, उसकी कल्पना करता है। कम्युनिज्म की फिलॉसफी पहले भी कई सारे लोगों ने दी है, कार्ल मार्क्स से पहले भी आइडियोलॉजी की बात की है, बट कार्ल मार्क्स ने उसको काफी क्रिस्टलाइज तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या होना चाहिए कम्युनिज्म और कैसे अटेन होना चाहिए। भारत के अंदर अगर कम्युनिज्म की बात करें तो डेमोक्रेटिक तरीके से भी कुछ पार्टियां उसको हासिल करना चाहती हैं, वॉयलेंट तरीके से भी कुछ ग्रुप्स उसको हासिल करना चाहते हैं। तो भारत में जो वॉयलेंट तरीके से कम्युनिज्म हासिल करने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं को कहा जाता है नक्सल्स, या उनके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स। नक्सल्स की अगर बात करें तो वर्ड नक्सलिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम नक्सलबारी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। हुआ क्या कि 1967 में दो ट्राइबल लीडर्स कानू सान्याल एंड जगन सांथल, इन्होंने वहां पे नक्सलबारी विलेज में कुछ जमींदारों को गोली मार दी, क्योंकि वो जमींदार वहां के ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनकी जमीनों को इलीगल तरीके से या फोर्सफुल तरीके से ऑक्यूपाई करना चाहते थे। तो बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन बाय द ट्रेडिशनल डोमिनेंट क्लास लैंडलॉर्ड्स, वहां के ट्राइबल्स ने रिवोल्ट कर दिया 1967 में नक्सलबारी विलेज में, और उसके बाद एक मूवमेंट शुरू हुआ भारत में, इसका नाम रखा गया नक्सलिज्म। अब नक्सल्स जो हैं वो धीरे धीरे इसी तरीके का रिवोल्ट, जहां पे भी पीजेंट क्लास या ट्राइबल जो हैं वो लोकल डोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी द्वारा एक्सप्लॉइटेड थे, जमींदारों द्वारा एक्सप्लॉइटेड थे, वो हर जगह उन्होंने इस तरीके का वॉयलेंट रिवॉल्यूशन करना शुरू किया, और धीरे धीरे ये नक्सल मूवमेंट भारत के ईस्टर्न स्टेट्स में खूब फैल गया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उस टाइम में तो छत्तीसगढ़ बड़ा भी नहीं था, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इवन महाराष्ट्र तक इस तरीके का मूवमेंट फैल गया। इसी मूवमेंट को नाम दिया गया नक्सल मूवमेंट। अब जो चाइना के अंदर माओइज्म था और भारत के अंदर नक्सलिज्म है, इसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, वो समझिए। देखिए, माओइज्म जो चाइना में स्टार्ट हुआ, उसको लीड किया माओ जेदांग ने, उसका मेन लक्ष्य था पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, वहां की सरकार को हटाना और एक नया तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम लाना। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो किसी एक पर्टिकुलर क्लास को, यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास खासकर, उसको सपोर्ट ना करे। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो इगालिटेरियन सोसाइटी बनाए, क्लास डिवीजन को एलिमिनेट करे। तो सरल भाषा में कहें तो माओइज्म वाज अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, और माओइज्म एम्ड एट पॉलिटिकल चेंज इन द सोसाइटी, जबकि नक्सलिज्म स्टार्टेड एज अ सोशो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। दे वांटेड चेंज इन द सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जो ट्रेडिशनली डोमिनेंट जमींदार्स हैं वो पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट ना करें, इस मकसद से नक्सलिज्म की शुरुआत हुई। तो इनिशियल ऑब्जेक्टिव वाज डिफरेंट, बट हुआ क्या, जब भारत में नक्सलिज्म फैल गया, अलग अलग जगहों पे रिवोल्ट होने लगा, तो चाइना ने, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना ने इसका फायदा उठा करके भारत को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने का प्लान किया, और इन नक्सल्स का धीरे धीरे कंडीशनिंग करना शुरू किया गया कि तुम्हें इन जमींदारों से और इनके एक्सप्लॉइटेशन से तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी जब तक तुम भारत के अंदर पूरी तरीके से पॉलिटिकल चेंज नहीं करो। तुम्हें पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदलना होगा, क्योंकि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जमींदारों को और कैपिटलिस्ट क्लास को हमेशा से सपोर्ट करती आई है। तो यू मस्ट गो फॉर आर्म्ड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, नॉट जस्ट अगेंस्ट द जमींदार्स। और इस तरीके से धीरे धीरे इन नक्सल्स की कंडीशनिंग करनी शुरू की गई,
और इन नक्सल्स को भी धीरे धीरे मोटिवेट किया गया फॉर ए कंप्लीट आर्म्ड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द स्टेट, अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द स्टेट। और धीरे धीरे इस कारण से माओविज्म जो चाइना का था और नक्सलिज्म जो भारत का था, उनके लक्ष्य एक जैसे होने लगे। एंड टुडे यू कैन से कि नक्सलिज्म एंड माओविज्म बोथ आर one or the same in India. Naxalis have also adopted Maoist ideology. They are aiming for Indian complete political Indian revolution. इसके पीछे कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने आपको कारण बताया, मिडलिंग बाय चाइना, चाइना का ये एक स्ट्रेटजी हो सकता है टू डीस्टेबलाइज इंडिया इंटरनली। तो शुरुआत नक्सलिज्म की या शुरुआती लक्ष्य नक्सलिज्म का और माओविज्म का अलग अलग है। माओविज्म शुरुआत से ही पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की बात करता है, नक्सलिज्म सोशो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, जमींदारों से एक्सप्लॉयटेशन से बचने की बात करता है। लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम में दोनों एक जैसा ही हो गए हैं, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की चर्चा करते रहे या लक्ष्य रखते हैं। और इस कारण से नक्सली जो हैं वो पहले वायलेंस करते थे अगेंस्ट जमींदार्स, लेकिन धीरे धीरे वो वायलेंस करने लगे अगेंस्ट द स्टेट, जैसे पुलिस के ऊपर अटैक करना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ वगैरह के ऊपर अटैक करना, उनको मारना, इलेक्शन ना होने देना। क्योंकि इलेक्शन अगर हो किसी एरिया में और वहाँ पे लोकल लोग पार्टिसिपेट करें वोटिंग के थ्रू, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जनता लेजिटिमाइज कर रही है पॉलिटिकल प्रोसेसेस को और सरकारों को। तो इलेक्शन नहीं होने देते हैं, वहाँ पे बमबारी कर देते हैं। एक फिल्म है बड़ी अच्छी इसी डायरेक्शन में, न्यूटन, अगर आपने देखी हो तो ये सब आज के नक्सलीज कोशिश करते हैं। तो नक्सलीज वांट पॉलिटिकल चेंज एज वेल। अब इस कारण से खूब सारा वायलेंस करते हैं। तो भारत सरकार ने टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट की नक्सल मूवमेंट से डील करने के लिए। एक तो है सिक्योरिटी अप्रोच, मतलब नक्सलियों के अगेंस्ट जब वो वायलेंस कर रहे हैं तो हमें काउंटर करना होगा विथ फोर्स ओनली, तो उनको फिर आग का जवाब आग से देना पड़ता है। तो सिक्योरिटी अप्रोच वैसा ही अप्रोच है। स्पेशल फोर्सेज इसके लिए बनाए गए टू कर्ब नक्सल मूवमेंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया, रन बाय आर सिक्योरिटी फोर्सेज लाइक सीआरपीएफ। आंध्र प्रदेश ने स्पेशल पुलिस बनाया, ग्रे हाउंड। ऑपरेशन कगार, अ लार्ज स्केल काउंटर इंसर्जेंसी इनिशिएटिव वाज टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024। इस तरीके से कई सारे सिक्योरिटी अप्रोच लिए गए। लेकिन देखिए, सिर्फ सिक्योरिटी अप्रोच लेने से होगा क्या कि नक्सल्स के अगेंस्ट जब हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कोलैटरल डैमेजेस भी होंगे, सिविलियन पॉपुलेशन को भी नुकसान होगा। इससे क्या है कि नक्सल्स को सिंपैथी मिलेगी और सिविलियन पॉपुलेशन का सपोर्ट मिल सकता है। इस कारण से सिर्फ सिक्योरिटी अप्रोच को अप्लाई करना बैकफायर कर सकता है। इसलिए भारत सरकार ने साथ ही साथ डेवलपमेंट अप्रोच पे भी फोकस किया। जो नक्सल हिट डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लाए गए, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम। क्योंकि ज़्यादातर नक्सली जो हैं वो फॉरेस्ट एरियाज में एक्टिव हैं और फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं ट्राइबल्स। और बहुत सारे ईस्टर्न स्टेट्स में जहाँ पे फॉरेस्ट रिच रीजन है, वो एरिया कोइंसिडेंटली मिनरल रिच रीजन भी है। तो मिनरल्स के एक्सप्लॉयटेशन के कारण फॉरेस्ट की कटाई होती है, फॉरेस्ट की कटाई होती है तो ट्राइबल्स को फिर वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ता है। इस कारण से ट्राइबल्स फ्रस्ट्रेट होते हैं और उनके अगेंस्ट एक डिसइंचेंटमेंट क्रिएट होता है स्टेट के अगेंस्ट, भारत सरकार के खिलाफ, और उसका फायदा उठाते थे ट्राइबल्स। तो मिनरल्स के एक्सप्लॉयटेशन या एक्सट्रैक्शन से जो पैसा आएगा उसका एक सर्टेन परसेंट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के वेलफेयर में इस्तेमाल हो, इसी कारण से लाया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम। रोशनी स्कीम, ट्रेनिंग फॉर यूथ ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट्स। समाधान डॉक्ट्रिन, ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट अप्रोच लिया गया है, इट हैज बीन टेकन अंडर समाधान डॉक्ट्रिन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समाधान का पूरा नाम है स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये शॉर्ट में भी याद कर लोगे समाधान डॉक्ट्रिन। ये डेवलपमेंट अप्रोच मेनली फोकसेस थ्रू समाधान डॉक्ट्रिन, तो भी मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो पॉइंट ये है कि भारत सरकार ने डुअल अप्रोच अपनाया, सिक्योरिटी एज वेल एज डेवलपमेंट अप्रोच। क्योंकि मिलिट्री अप्रोच इज नॉट इनफ। मिलिट्री अप्रोच के साथ साथ आपको वहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सॉल्यूशंस भी देने होंगे, डेवलपमेंट कराना होगा, गवर्नेंस बेहतर देनी होगी, तब जाकर के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को अच्छा करना होगा, तब जाकर के सरकार के लिए, स्टेट के लिए लेजिटिमेसी जनरेट होगी, तब जाकर के नक्सलीज जो भारत सरकार को डिमीन करके और भारत सरकार को रिमूव करने की बात करते हैं वो डिफीट होंगे आइडियोलॉजिकली। तो ये करने में भारत सरकार काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लक्ष्य रखा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म या माओइज्म को भारत से पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। वैसा करने में काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। ऐसा कहा है हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी ने कि इंडिया इज़ ऑलमोस्ट नक्सल फ्री
लेकिन अभी भी 31 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको लेगेसी थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, जैसे महाराष्ट्र का गदिरचोली, गदचिरोली, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो अभी भी, जहां पे नक्सलिज्म खत्म तो हो गया है लेकिन वहां पे रिलैप्स होने की यानी कि दोबारा आने के चांसेस हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया है लेगेसी थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, और उस पर स्पेशल फोकस रखा जाएगा आगे वाले टाइम में टू प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ नक्सलिज्म या माओइज्म। पिछले कुछ सालों में आप देखें तो 5,000 के आसपास माओइस्ट ने सरेंडर किया है, 2,000 के आसपास अरेस्ट हुए हैं, 700 के आसपास मारे गए हैं। देयर आर नाउ ओनली 2 माओइस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट विच वेयर 126 इन 2014, और वो अब घट करके 2 हो गए हैं। तो ये एक बड़ा नंबर है। 126 थे माओइस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अब वो घट करके 2 हो गए हैं। तो काफी हद तक भारत अब नक्सल फ्री हो चुका है, और ये जो हमारा डेडलाइन है 31 मार्च का, उस तक काफी हद तक हमने नक्सल फ्री करने का अपना जो देश का लक्ष्य था वो हासिल कर लिया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है नक्सलिज्म के ऊपर। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन एंड द हिंट्स प्रोवाइडेड हियर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कैमरून WTO मीट रिमेन्ड इनकंक्लूसिव रिगार्डिंग ई-कॉमर्स मोरेटोरियम। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मैंने ये ई कॉमर्स मोराटोरियम इशू लगभग 2-3 बार पिछले 2 वीक में कवर किया है। इसमें मैंने आपको बार बार बताया है कि 1998 से ही WTO के अंदर एक नियम माना जा रहा है दैट इज रिगार्डिंग मोराटोरियम ऑन टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। बेसिकली इसका मतलब यह है कि देयर शुड बी नो कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग ट्रांजैक्टेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जैसे कोई डिजिटल डाउनलोड कर लिया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, ई बुक डाउनलोड कर लिया, म्यूजिक डाउनलोड किया, मूवी देखा, नेटफ्लिक्स वगैरह जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब ट्रांजैक्शंस असल में हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्रॉस कंट्री ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। बट ये चूंकि डिजिटल बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेट बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, इस कारण से इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया जा सकता। तो ट्रांजैक्शंस डन इन डिजिटल फॉर्मेट, उसके थ्रू अगर कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदा बेचा भी जा रहा है, जैसे कोई ई बुक बेचा जा रहा है, या फिर मान लीजिए कोई मूवी दिखाई जा रही है, कोई टेलीकास्ट किया जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी टेलीकास्ट किया जा रहा है, इन सारे एक्टिविटीज पे कोई कस्टम्स ड्यूटी लगाया नहीं जा सकता एज पर अ मोराटोरियम डिसाइडेड बाय WTO मेंबर कंट्रीज सिंस 1998। अब ये जो मोराटोरियम है वो टेम्पोररी तरीके का है, हर बार 2 साल के लिए मोराटोरियम किया जाता है, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है 2 साल के लिए। ऐसा चल रहा है टिल नाउ, 2026 तक तो ऐसा ही चल रहा था। द मोराटोरियम हैज बीन टेम्पोररी एंड हैज बीन ऑलवेज रिन्यूड फॉर 2 ईयर्स। रिसेंटली जब कैमरून के अंदर 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई WTO की, उस दौरान अब चर्चा किया जाना था फॉर एक्सटेंशन ऑफ मोराटोरियम फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, जैसा अभी तक होता आ रहा है। लेकिन इस बार ये एक्सटेंशन हो नहीं पाया। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक स्टेलमेट हो गया और कंसेंसस नहीं बन पाया। इस कारण से दिस मोराटोरियम हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड एंड दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम मोराटोरियम हैज एक्चुअली लैप्स्ड। अब देयर इज अ कंफ्यूजन। अब हो सकता है कि दुनिया के अलग अलग देश इन डिजिटल बेस्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी लगाना शुरू करें। भारत भी लगा सकता है कस्टम ड्यूटी ऑन सेवरल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट आर कंज्यूम्ड इन इंडिया थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स, वहाँ से खूब सारा प्रोडक्ट हम भारत में कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर अगर डिजिटल टैक्स लगाना शुरू कर दिया भारत सरकार ने, कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया, तो ऐसे प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, इन कंपनियों को नुकसान हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि अभी तक तो 2-2 साल का एक्सटेंशन होता रहा था, लेकिन अभी एक्सटेंशन नहीं हो पाया। कैमरून के अंदर स्टेलमेट हो गया, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक्सटेंशन नहीं हुआ है। मोराटोरियम हैज एक्चुअली लैप्स्ड। वो बात अलग है कि वर्ल्ड कंट्रीज हैव अग्रीड, जो WTO के मेंबर कंट्रीज है, दे हैव अग्रीड कि दे विल कंटिन्यू talks over extension of moratorium on e-transaction in Geneva 2027। तो अगले साल एक स्पेशल मीटिंग होगी WTO मेंबर कंट्रीज की 2027 में जेनेवा के अंदर, और वहां पे इस मुद्दे पे फिर चर्चा होगी। हो सकता है कि वापस एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन अभी के लिए तो मोराटोरियम ऑन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन इज एंडेड। ये जो
स्टेलमेट आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, दे आर सपोर्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म और परमानेंट एक्सटेंशन। ये डिमांड कर रहे थे कि एक्सटेंशन 2-2 साल का ना करके एक बार में 20 साल का कर दिया जाए, या परमानेंट इस तरीके के कस्टम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, उन्होंने अपोज किया। उनका मानना है कि इस तरीके का ई कॉमर्स मोराटोरियम के कारण डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल लगभग $10 बिलियन का लॉस होता है, जो हम लोग टैरिफ के तौर पे टैरिफ रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। कलेक्टिवली $10 बिलियन का हमें नुकसान होता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज से इस तरीके के डिजिटल प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज कंज्यूम करता है। तो इस तरीके के इंपोर्ट में डेवलपिंग कंट्रीज का रेवेन्यू जनरेशन हो सकता था और लगभग $10 बिलियन का कलेक्टिव लॉस होता है। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स मोराटोरियम, द डेवलपिंग कंट्रीज लूज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक डिजिटल इंडस्ट्रीज। क्योंकि टैरिफ जो हैं वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया नहीं है, टैरिफ एक तरीके से अपने देश की लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का भी एक तरीका है। उनको स्टोनवॉल करना फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर टैरिफ को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, जैसे इस पर्टिकुलर केस में किया गया है, तो डेवलपिंग कंट्रीज लूज द एबिलिटी ऑफ गिविंग प्रोटेक्शन, इनफ प्रोटेक्शन टू देयर डोमेस्टिक डिजिटल इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इनफ टैरिफ बैरियर्स। तो इन दो कारणों से टैरिफ रेवेन्यू लॉस होता है और डिजिटल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। इन कारण से डेवलपिंग कंट्रीज ने अपोज किया, एक स्टेलमेट हो गया और इस कारण से एक्सटेंशन अभी नहीं हो पाया है। नेक्स्ट ईयर जेनेवा में फिर चर्चा होगी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज बीन रिवाइज्ड। आईआईपी इन द मंथ ऑफ फरवरी हैज ग्रोन बाय 5.2%। अभी हर महीने आईआईपी से रिलेटेड डाटा आता है, बट मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आईआईपी को रिसेंटली इससे रिलेटेड कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इस कारण से आने वाले एग्जाम के लिए आईआईपी इंपॉर्टेंट है। क्या बदलाव किए गए हैं वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, उसको समझने से पहले ये समझते हैं कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी के अंदर 8 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसको कोर इंडस्ट्री की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। कोर मतलब वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। सो 8 इंडस्ट्रीज हैव बीन कैटेगराइज्ड एज कोर इंडस्ट्रीज या कोर सेक्टर। रिफाइनरी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज को कोर इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। मतलब इनका अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी के बाकी सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, और इनका प्रोडक्शन अगर घटेगा तो बाकी सेक्टर को भी नुकसान होगा। इसी कारण से इन सेक्टर्स को कहा जाता है कि दे आर हैविंग मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, एंड कंसीडरिंग देयर मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी दे हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ कोर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल रिफाइनरी की अगर बात करें, अगर रिफाइनरी का प्रोडक्शन कट डाउन होने लगेगा तो फिर देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस इसकी कमी होगी, एलपीजी की कमी होगी, और जब इन सब की कमी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, फिर बाकी फल सब्जियां महंगी होगी, और पूरा इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन फेस करने लगेगा। सीमेंट इंडस्ट्री में अगर स्लो डाउन आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान आएगा, रोड वगैरह कम बनेंगी, बिल्डिंग्स कम बनेंगी, तो इससे पूरी इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो इस कारण से दिस कोर इंडस्ट्रीज हैव बीन कंसिडर्ड एज कोर इंडस्ट्री बिकॉज दे आर हैविंग मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। अब कोर इंडस्ट्रीज, ये जो 8 इंडस्ट्रीज हैं, इनमें प्रोडक्शन मंथ ऑन मंथ कैसे बढ़ रहा है उसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ICI। इसमें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका मंथली लेवल पे कैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री ICI इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एंड द बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ ICI इज 2011-12। बेस ईयर का मतलब क्या होता है, आपको अगर आपने इकोनॉमी की फाउंडेशन क्लास अटेंड की है और वहाँ पे इन्फ्लेशन कैलकुलेशन वाला मेथड अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करें तो आपको याद आ जाएगा कि बेस ईयर का मतलब ये है कि उस साल जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको हमने मान लिया 100, और उसके बाद से ईयर आफ्टर ईयर जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसको हम लोग एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इकोनॉमी के फाउंडेशन क्लास का वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। यही कारण से यहाँ पे बेस ईयर के ब्रैकेट में लिखा हुआ इक्वल टू 100। अब ये तो बात हो गई कोर इंडस्ट्रीज की, लेकिन भारत में और भी तो कई सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 8 कोर इंडस्ट्रीज। ओवरऑल जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर, उनका प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है मंथ बाय मंथ,
उसको अकाउंट करने के लिए एक इंडेक्स पब्लिश होता है जिसका नाम है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो IIP में टोटल 407 टाइप्स की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है उसको अकाउंट किया जाता है। उस 407 में से 8 हैं कोर इंडस्ट्रीज, ये 8, और रिमेनिंग जो है 399 वो है नॉन कोर एक्टिविटीज। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज IIP में है 40.27%। सिंस दीज आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, तो इनकी संख्या सिर्फ 8 है, बट कलेक्टिव वेटेज इन IIP इज 40.27, जबकि रिमेनिंग 399 जो इंडस्ट्रीज हैं उनका कलेक्टिव वेटेज 59.63% है, सिंस दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब IIP से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, इस कारण से आने वाले एग्जाम्स में IIP इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किस तरीके से बढ़ रही है घट रही है उसको अकाउंट करने की कोशिश की जाती है। IIP को मेजर करता है NSO। IIP रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसकी बेस ईयर को रिसेंटली शिफ्ट किया गया है फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23। तो बेस ईयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, की चेंजेस इन IIP, बेस ईयर हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23। साथ ही साथ IIP में जैसा कि मैंने आपको बताया 407 आइटम्स हैं, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स है 405, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी ये 2 अलग अलग आइटम्स है, तो टोटल हो गए 407। अब मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज 2011-12 वाले बेस ईयर के हिसाब से 77.63 था, और इलेक्ट्रिसिटी का 7.94 और माइनिंग का 14.33। रिसेंट न्यूज ये है कि IIP कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर तो बदला गया ही है, 2011-12 से 2022-23 किया गया है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज 77 से बढ़ा करके 79% कर दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज बढ़ा करके 7.9 से 11.5% कर दिया गया, जबकि माइनिंग का वेटेज 14 से घटा करके 11% कर दिया गया। तो दीज टू इन्फॉर्मेशंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। IIP का बेस ईयर शिफ्ट होना और उसके जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका वेटेज शिफ्ट होना, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। करंट न्यूज जो है वो तो बेसिक न्यूज है, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि IIP ग्रोथ इन द मंथ ऑफ फरवरी 2026, जैसा कि मैंने आपको बताया मंथली बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है, तो फरवरी 2026 में IIP ग्रोथ हैज बीन 5.6%, 5.2% रादर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टेली मानस। टेली मानस से रिलेटेड कभी कभार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इस कारण से देख लेते हैं क्या होता है टेली मानस। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने एक टोल फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन स्टार्ट किया था 2023 में। उस मेंटल हेल्पलाइन नंबर का नंबर है 14416। इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है टेली मानस इनिशिएटिव, जिसमें एक टोल फ्री नंबर प्लस एक ऐप लॉन्च किया गया है, और इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया टेली मानस। टेली मतलब दूर से ही मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किया जाता है अंडर टेली मानस इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो टेली मानस इनिशिएटिव दूर से ही मेंटल हेल्थ सपोर्ट, टोल हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 14416 प्लस एक ऐप भी है। दिस टेली मानस इनिशिएटिव हैज बीन ब्रॉट अंडर नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। टेली मानस इनिशिएटिव को लाया तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने वाली नोडल एजेंसी है निमहंस ऑफ बेंगलुरु। इट इज नेशनल एपेक्स सेंटर टू इंप्लीमेंट टेली मानस। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा था, लिया था आर्टेमिस प्रोग्राम से रिलेटेड। इट इज लेड बाय नासा विद द गोल ऑफ रिटर्निंग ह्यूमंस टू मून, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द प्रोग्राम एम्स टू एस्टैब्लिश सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द मून, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द फर्स्ट मिशन आर्टेमिस 1 कैरिड एस्ट्रोनॉट्स टू द लूनर सरफेस, दिस इज रॉन्ग। उसमें कोई एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेजा गया था, वो ऐसे ही था, क्रू बस भेजा गया था। एंड द प्रोग्राम इंक्लूड्स प्लान फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशंस ऑन मार्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। Great Indian Bustard Jumpstart method, it is replacing infertile egg in the wild with fertile egg, that is correct. The method ensures chick is artificially raised entirely by humans, this is wrong. Artificially नहीं raise किया गया। The foster mother incubates and raises the chick naturally after egg replacement, that is correct. It was used in Gujarat to help increase of GIB in the wild, that is correct. भीम ऐप से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, allows user to have user to transfer money to anyone with UPI enabled bank account, that is true. भीम में देखिए, the chip has 4 factors authentication while Bheem app has only 2 factors authentication. देखिए, chip
बेस्ड डेबिट कार्ड में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है और भीम ऐप के अंदर 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। आप चाहें तो 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, अपने तरफ से एक एडिशनल ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बिकॉज ऑफ दिस 4 फैक्टर चिप बेस्ड चिप पिन डेबिट कार्ड में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। एलपीजी एलएनजी से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एलपीजी का जो टैंकर होता है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, एलएनजी वाला टैंकर कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी पहला दूसरा स्टेटमेंट तो सीधा सीधा करेक्ट है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।